वो तो एज का इफेक्ट है बेटा, वो तो सबके होता है। वो अलग चीज है। जीन से अगर गया है ना तो बचपन से वो ऐसा होगा फिर। आप समझे? क्योंकि जेनेटिक वाली चीज सारी बचपन से दिख जाती है बॉडी में। आंखें, कान, नाक। ऐसा थोड़ी है कि अपने 12 साल के होते हैं फिर अपनी आंखें बाहर निकलती है। ऐसा थोड़ी होता है बेटा। जेनेटिकली ट्रांसफरेबल सारी। हाँ बेटा। वो हैंडीकेप वो है। नहीं 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 बेटा, एक्वायर्ड नहीं हुआ। हिरोशिमा नागासाकी में रेडिएशन फैला है, और रेडिएशन हमारे सेल के डीएनए को टारगेट करता है, और वहां उससे क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो जो पेरेंट्स है उनके डीएनए चेंज हो रहे हैं। इसलिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उनके बॉडी कैसे है, अजीब से पार्ट है, मतलब हाथ लूला है, पाँव एकदम लंगड़ा है ऐसा। तो उनके जीन में बदलाव आ गया बेटा, वो रेडिएशन की वजह से आ गया। बेटा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। पर अगर हमारे यहाँ से एक काम करेंगे बेटा, कुछ भारतीय को भेजेंगे बट हिरोशिमा नागासाकी में, आफ्टर 3-4 जनरेशन उनके बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीन में बदलाव आ जाएगा फिर बेटा। और एक बार जीन में बदलाव आ गया तो वो जो जनरेशन है वो कैसी आई, उनके बॉडी में डिफॉर्मिलिटी आई। अब वो जब करेंगे रिप्रोडक्शन तो अब उनके जीन में ऑलरेडी वो आ चुका है कि वो डिफॉर्मिलिटी है, तो वो आगे पास ऑन होती रहेगी। ठीक है। तो वहां पे जेनेटिक बदलाव आया था, इसलिए तो वो इनहेरिटेड हो गया उनके लिए। अच्छा अब देखो बेटा, ये तो हो गया एक्वायर्ड है। अब आता है इनहेरिटेड, मतलब वो वाले ट्रेड जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल जेंडर, आंखें, आईज का कलर, स्किन कलर, हाइट, ये सब क्या है, ये इनहेरिटेड ट्रेड, जो जिसके लिए जीन जिम्मेदार है। तो ये तो अगली पीढ़ी में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये दो छोटी बात थी जो मैं बता दी आपको। अब अपन पढ़ते हैं कि ह्यूमंस के अंदर में जो बॉडी का जो भी बॉय है या गर्ल है, उसका जो सेक्स है, उसका जो जेंडर है, वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो पहले अपन समझते हैं, ह्यूमन बॉडी में आपको दो तरह के सेल मिलेंगे। एक है नॉर्मल सेल और एक है गैमेट वाले सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। देखो बेटा, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल है और ये बॉडी का रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूं तो उसमें कुछ स्पर्म बोलते हैं, और बात करूं फीमेल की तो उसका जो ओवम होता है वो राउंड शेप का होता है। अब देखो, नॉर्मल सेल ये रहा, उस नॉर्मल सेल के अगर आप डीएनए को देखोगे तो उस नॉर्मल सेल के डीएनए में कुल मिला के 23 पेयर। अब सुनना, अब ये तो यहाँ भी दिक्कत है लोगों को। 1 2 3 4, लोग कितने, 4, पेयर कितने, 2 पेयर मतलब जोड़ा। एक जोड़े दो लोग ही तो होते हैं ना, कि 4 होते हैं बेटा। अपने तो कपल है तो कपल मतलब क्या, दो लोग होते हैं। हाँ तो कपल मतलब पेयर ही होता है बेटा। ठीक है, तो हमारे माता पिता कपल ही तो है। अरे हाँ नहीं मतलब, अरे हाँ क्या ना। तो पेयर मतलब दो। तो मैं बोलूं यहाँ पे कितने पेयर है, तो पेयर तो दो है। कितने लोग हैं, तो लोग 4 है। सही है। एक पेयर और 2 पेयर, पेयर दो और लोग कितने हैं। अरे हाँ क्या ना। डन। समझ गए? अब ध्यान सुनना, हमारे नॉर्मल सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। डॉट डॉट। ये पेयर नंबर 1, ये पेयर नंबर 2, ये पेयर नंबर 3, फिर 4 5 6, ऐसे 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। मैं बात कर रहा हूँ पेयर्स की बात कर। ये हर जो डंडी होती है ना, हर डंडी को क्रोमोसोम बोलते हैं। जब दो क्रोमोसोम एक साथ में होते तो बोलते हैं पेयर। हर डंडी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। दो है तो बोलेंगे 1 पेयर, है ना। ऐसा ऐसे कितने पेयर है, 23। तो पेयर तो 23। मैं बोलूं देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जब मैं वर्ड यूज करूंगा पेयर तो तुम 23 बोलना है। पर अगर मैं सिर्फ क्रोमोसोम बोलूं तो ओके, कितने पेयर्स ऑफ पीपल, 2 पेयर। हाउ मेनी पीपल, 4। मैंने पेयर वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। तो मैं बोलूं कितने क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स तो 46 है, क्योंकि हर हर पेयर में दो है। ऐसे कितने पेयर, 23। तो 2 × 23 कितने हो गए,
46। मतलब ये जो डंडियां हैं, 1 2 3, ये डंडियां 46 होगी, कुल 46 होगी। हर डंडी एक क्रोमोसोम कहलाती है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। बेटा ऑनलाइन में कोई डाउट है? ठीक। तो हमारे नॉर्मल सेल में 23 पेयर है क्रोमोसोम के, इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो बम से मर क्या 23 देख लेना। पेयर वर्ड लिखा है कि सिर्फ क्रोमोसोम लिखा है? पेयर वर्ड नहीं है तो 46 लिख के आओगे, और पेयर वर्ड है तो 23। ठीक है, इधर है ना? अच्छा, अब मान लो कि ये हमारे जो फादर है उनका एक नॉर्मल सेल। सिमिलरली जो हमारे मदर होते हैं उनके बॉडी में नॉर्मल सेल हो गए। ठीक है, उसमें भी कितने क्रोमोसोम पेयर? 23 पेयर। ये दूसरा पेयर, ऐसे करते 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 ये लास्ट वाला पेयर, पेयर नंबर 20। ठीक, ये 23, ये पेयर नंबर 1, ये पेयर नंबर 2, ऐसे करते ये कुल मिला 23। तो हमारे जो मदर सेल है और जो फादर का जो नॉर्मल सेल है उसमें तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो 23 इस तरफ, 23 उस तरफ, कुल मिला के 46। डन। सेम टू सेम मदर में भी है, सही है। अब देखो, पर जो बॉडी के जो, अब इनमें से देखो यार, हर चीज डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम, जीन्स डिसाइड करते हैं। हमारी आंखें कैसी होगी, सब कुछ इन क्रोमोसोम में लिखा हुआ है। क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम बोलो, डीएनए बोलो, जीन बोलो, वो लगभग एक ही चीज है। ठीक है, तो हर चीज क्रोमोसोम के अंदर लिखी हुई है, जीन के रूप में। ठीक है, भले वो कुछ भी हो। तो जो जेंडर है आपके पापा का, वो भी कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में लिखा हुआ है। ठीक है, जेंडर के लिए जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं उन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो पेयर नंबर 23 होता है ना क्रोमोसोम का, उसे ही बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली हमारे मदर के जो नॉर्मल सेल है उनका जो पेयर नंबर 23 है क्रोमोसोम का, वो कहलाएगा उनका सेक्स क्रोमोसोम। मतलब जो ये जो 23rd पेयर है, ये उनका जेंडर डिटरमाइन करेगा। और बाकी बचे हुए जो 22 पेयर है, ये बाकी सब डिसाइड करेंगे, भाई 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, वो सब। जेंडर के लिए अलग से हमें 2 क्रोमोसोम दिए हुए हैं। फादर के सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, मदर के सेल के अंदर भी 2 क्रोमोसोम है। ये बात समझ में आई? इन दोनों को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। शॉर्ट में, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है। फादर के, देखो, आप नोटिस करो, मैंने ये इसको भी मिटाया था और इसको नहीं मिटाया था, क्यों? फादर के अंदर जो बाकी बचे हुए 22 पेयर है, उन सभी क्रोमोसोम की साइज सेम होती है। ठीक है, साइज सेम होती है। ठीक है, पर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनकी साइज अलग होती है। एक की साइज बड़ी होती है, एक की साइज छोटी होती है। लिटरली छोटी होती है, आप देखोगे, इफ यू सी माइक्रोस्कोप आपको दिखेगा वो। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। इसका मतलब फादर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मिसमैच है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, मदर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, दोनों सेम लेंथ के होते हैं। सच में ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक में इसका एक वर्ड भी यूज किया है परफेक्ट पेयर के लिए, परफेक्ट पेयर ही है ये वर्ड। चलो, अब देखो बेटा, तो फादर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है वो कैसा है? वो परफेक्ट नहीं, वो मिसमैच है। मीन्स एक की लेंथ बड़ी होती है, जैसे कि ये हाथ और एक ये, राइट है। अगर बात करो मदर की, तो दोनों क्रोमोसोम ऐसे सेम है। ठीक है, अच्छा, अब जो लंबी हाइट वाला सेक्स क्रोमोसोम है उसे बोला जाता है एक्स, और जो छोटी हाइट वाला क्रोमोसोम है उसे बोला जाता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब बेटा जो मदर है उसके अंदर दोनों लंबे लंबे ही हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं? एक्स, दोनों ही एक्स होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट होते हैं उनकी बॉडी जब बनाएगी रिप्रोडक्टिव सेल, तो मान लो कि ये मेल बॉडी है,
उनके जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म, वो गैमेट है। पर हम जानते हैं कि गैमेट के अंदर पूरे क्रोमोसोम में केवल हाफ क्रोमोसोम जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना कि दो जीन होते हैं तो एक ही जाता है। तो केवल देखो, तो फादर के नॉर्मल सेल में तो होते हैं 46 क्रोमोसोम, राइट है। गैमेट में कितने रहेंगे, केवल आधे, या तो ये वाले आधे 23 या ये वाले आधे 23। अरे हाँ कहना सही है, राइट है। तो फादर की बॉडी दो तरह का स्पर्म प्रोड्यूस करेगी। अब मान लो कि अगर ये वाला हिस्सा गया, ये इधर वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट, तो जो सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वो बड़ा वाला जाएगा। अरे हाँ के ना। तो मान लो कि ये इस वाले गैमेट, अब देखो कौन से गैमेट में कौन सा गैमेट तो हमको दिखता तो नहीं है, वो तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जो मेल बॉडी में जो टेस्टिस है, उसने जब गैमेट बनाया होगा तो उसने या तो वो एक्स भेजेगा या वो वाई भेजेगा, कोई जाएगा केवल एक ही गैमेट में तो, ठीक है। तो मान लो कि इस वाले स्पर्म में एक्स वाला है, ये वाला, ठीक है। तो मान लो कि किसी और स्पर्म में वाई वाला चला जाता है। तो फादर की बॉडी दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करती है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म। यस और नो, ये बस समझ में आ गई। अब बात करते हैं मदर की बॉडी। मदर की बॉडी ओवम प्रोड्यूस करेगी। और नोटिस करो, मदर की बॉडी भी या तो इस तरफ वाले भेजेगी क्रोमोसोम या उस तरफ वाले भेजेगी क्रोमोसोम। अब अगर ये भेजे तो भी एक्स जाएगा, ये भेजे तो भी एक्स ही जाएगा। तो मदर की बॉडी में जो क्रोमोसोम जो जो भी ओवम बने, ओके, इट डजंट मैटर, ओके, उन सभी में एक्स ही जाने वाला है, क्योंकि है ही एक्स देने के लिए। अरे हाँ के ना। ये जाए तो भी वही है, वो जाए जाएगा कोई एक, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना। डन। सो मेल बॉडी प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ मेल गैमेट और टू टाइप ऑफ स्पर्म, ह्यूमन की बात करें तो, नेमली sperm containing X chromosome and sperm containing Y chromosome. And female body produces ovum and all the ovum contain only X chromosome. ये बात समझ में आ गई। डन। अब क्या होगा, अब जो मेल है बेटा, वो अपने स्पर्म को रिलीज करेगा फीमेल की बॉडी में। और एक मेल जो होता है वो फीमेल की बॉडी में मिलियंस से ज्यादा स्पर्म रिलीज करता है। इनकी संख्या लाखों में होती है, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, उससे भी हो सकती है। उन सभी में मिक्स होता है, एक्स वाले स्पर्म भी है, वाई वाले स्पर्म भी है। उनका मकसद केवल एक है, फीमेल की बॉडी 1 महीने में एक बार एक ओवम रिलीज करती है, वो ओवम उनके फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब जो स्पर्म है उसको जाना पड़ता है फेलोपियन ट्यूब पर। उन करोड़ों स्पर्म में से कुछ हजार स्पर्म पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब पर। उन हजार में से कुछ एक्स के होते हैं, कुछ वाई के होते हैं, और उन सभी में से केवल एक को एंट्री मिलती है ओवम के अंदर। अब वो एंट्री किसको मिलेगी ये किसी के हाथ में, इट इज ऑल अ रैंडम प्रोसेस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हो सकता है कि एक्स वाला क्रोमोसोम चला जाए ओवम के अंदर, या फिर जो वाई वाला स्पर्म है वो वाला फ्यूज कर जाए ओवम के अंदर। जो भी फ्यूज करे, क्या पॉसिबिलिटी है बोलो, ठीक है। बेटा जो ऑनलाइन में है वो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेटा, तो अब बात करते हैं मेल गैमेट की। ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा एग्जाम में आता ही है, और फिर ये डायग्राम अब याद करना है, ठीक है ना। ओके। अब देखो बेटा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। देखो, मेल गैमेट दो तरह के हैं, एक्स वाला स्पर्म, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म, ठीक है। बेटा फीमेल गैमेट तो वो एक ही है, एक्स वाला ही है, ठीक है। अब मान लो कि ये एक्स वाला इस ओवम से जाके उसके अंदर उसको एंट्री मिल गई, मिलती किसी एक को ही है, या तो मिलेगी एक्स वाले को या मिलेगी वाई वाले को, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये एक्स और ये वाला स्पर्म ये वाला ओवम फ्यूज किया, तो जो सेल बनेगा उसके अंदर एक्स और एक्स, ठीक है। और अगर ये वाला स्पर्म इसके अंदर एंट्री मार ले, तब जो नया सेल बनेगा, जैसे बोलते हैं जाइगोट, सुना होगा आपने, तब उसके अंदर होगा एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई। देखो, मदर के पास देने को केवल एक्स क्रोमोसोम है, फादर के पास ऑप्शन है, पर उसके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि इच्छा पे नहीं होता, मेल की बॉडी की इच्छा पे नहीं होता कि भाई अभी ओनली
एक्स वाले ही स्पर्म बनेंगे, ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल रैंडम प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि किसी भी एरिया का आप सेक्स रेशियो देखना, वो क्या होता है हमेशा 49-50, लड़कियां लड़की बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 50-50 चांस है। प्रोबेबिलिटी देखो, अगर ये हुआ एक्स, दोनों एक्स, लड़की होगी, जेंडर डिसाइडेड, एंड जेंडर इज जेनेटिकली डिसाइडेड। तो ये हमारे हाथ में भी नहीं है कि हमको कौन जेंडर मिलेगा, ये नेचर ने डिसाइड किया हमारे लिए। और अगर ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज किया तो बनेगा एक्स वाई क्रोमोसोम, और तब उसका जेंडर, बच्चे का जेंडर मेल हो जाएगा, वो बॉय होगा। तो इट्स ऑल 50-50 चांसेस। ठीक है, तो ना तो ये कंट्रोल में है मेल की बॉडी के, ना ये कंट्रोल में है फीमेल की बॉडी। ठीक है, अरे हाँ के ना। तो अभी तक जो ऐसे पहले गांव के, जब पहले जमाने में ऐसा होता था कि मान लो कि बेटा नहीं हुआ तो क्या होता था, सब कोसते थे, औरों पे होते थे कि भाई बेटा नहीं हुआ तेरे तो, ऐसा है ना, ऐसा होता है गांव में, अब तो नहीं होता है, लोग समझदार हो गए क्योंकि उनको पहले नॉलेज नहीं था। अब जब नॉलेज आता, देखो आप, फीमेल की बॉडी का तो कोई लिंक ही नहीं है बेटे से, सब कुछ मेल की बॉडी से करती है, इनफैक्ट मेल की बॉडी सेट नहीं करती है, ये तो रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, अरे आगे ना। सो इस तरीके से ह्यूमन जेंडर डिसाइड होता है। सो हमने क्या सीखा, इट इज जेनेटिकली डिसाइड। क्लियर एकदम, डन। अब देखो एग्जाम में, ये तो डायग्राम हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने आपको समझाया है वो सब लिखा हुआ अंग्रेजी भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो पढ़ लेना अच्छे से। आपको वही छापना है, वैसा वैसा मन से मत लिखना, स्पर्म ट्रेवल इट डंप्स, लिखने वाले कुछ भी आंसर लंबा खींचना है हमको। 1,000 sperm reach to the single ovum, then they fight with each other. Only one get entry. ना बेटा ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, देखो बेटा, गाली भी ऐसे देनी है कि सामने बुरा ना लगे, यू आर फूल यू नो। अब बोलो देसी में, ए डफोर, गुस्सा है, डफोर के डफोर वाला मुझे ऐसे क्या बोल। उसको लगा कि आप ही पेपर में नहीं, एक टॉपिक बाकी है, ये क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले एकदम क्लियर टॉपिक, चैप्टर खत्म, बस एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, 5 मिनट का, सुनो। हमने ये देखा है कि एक जीन डोमिनेंट है, एक जीन रिसेसिव है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पी, जो मटर के प्लांट थे, जो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था, उसमें कौन से ट्रेट को मेंडल ने देखा था, हाइट। राइट है, हम अभी हमने हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया है, प्लांट के अंदर हाइट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार, ऑक्सीजन, लेंथ, लंबाई। राइट, अब मैं समझाता हूं कि कोई जीन डोमिनेंट क्यों है, कोई जीन रिसेसिव क्यों है। हर बुक में एक टॉपिक दिया होगा, समझ, ठीक है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कभी आया नहीं है, पर अभी दिया है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, देखो, ये एक जीन मेल गैमेट से आया, टॉल वाला। ठीक है, ये एक जीन फीमेल गैमेट से आया, मान लो कि शॉर्ट वाला, ये कैपिटल थी, ये स्मॉल थी। हम जानते हैं कि मेंडल ने जहाँ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, वहां पे कौन सा जीन डोमिनेंट था, नेचुरली टॉल। जैसे हर जगह टॉल नहीं होता है, इट डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंट डिसाइड करेगा आपकी स्किन का कलर क्या होगा, जैसे जीन पर वो उस कलर के लिए जो केमिकल चाहिए वो जीन के अंदर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, जीन ने बनाया कलर। जो भी कलर चाहिए, एनवायरमेंट को सूट करेगा कलर, वो जीन बनाएगा, क्योंकि बॉडी के जीन्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो स्किन का कलर का फिक्स नहीं होता है, ये क्या ब्लैक कलर, ब्लैक कलर नहीं है, वो तो कंपाउंड का नाम है, मेलानिन, जो हमारा आपका जीन बनाता है। तो क्या वो जीन देखता है, अरे यार गर्मी पड़ रही है, छोड़ो मेलानिन, तो ठंड पड़ रही है ना, नहीं छोड़ना। तो वो है ना, इसलिए बोलते हैं कि जीन डिसाइड करता है कलर, वो जीन बनाएगा कलर आपके, वो अलग चीज है। अपन अभी बात करेंगे हाइट। देखो, अब आप समझना, मटर का प्लांट है, उसके अंदर मेल गैमेट से आया कैपिटल टी, ये वाला जीन आया, फीमेल गैमेट से आया स्मॉल टी। ये क्या है, ये एक जीन का एक
हमारे डीएनए का एक टुकड़ा है, राइट है। ओके, तो मैं इसको अभी ड्रॉ कर रहा हूँ एक बॉक्स से, ठीक है, और इसको ड्रॉ कर रहा हूँ एक राउंड से। ये जीन का एक पार्ट है, ये एक केमिकल कंपाउंड है, समझ गए, एक सब्सटेंस है, जैसे कि एक CO2 सब्सटेंस नहीं है, CO2 H2SO4, ऐसे इसका एक फॉर्मूला होता है। ये कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर डीएनए बनता है हमारा। डीएनए इज नथिंग बट अ केमिकल कंपाउंड, जैसे कि H2SO4 कंपाउंड है, वो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनके फोटो तो कैसे थोड़ा अजीब से होते हैं ऐसे, मतलब देखोगे ना उनके तो ऐसे 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 ऐसे, यू न जीरो न ओ न SO4 ऐसे ऐसे अजीब 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 फोटो होते हैं, चलता रहता है ऐसे, यू न ऐसे। हाँ लिखा, हमको लिखा नहीं होता बेटा, हमको ऐसे में सल्फर है उधर। तो जब आप डीएनए के एटम को देखोगे, तो आपको एटम कोई कोई अंदर एस का एटम होगा, कहीं पे अंदर एन का एटम, कहीं पे अंदर सी का एटम होगा, ये सब एटम से ही बने हैं। तो ये वाला जीन भी एटम से बना है, ये वाला जीन भी एटम से बना है, ठीक है। अब समझो होता क्या है, देखो, अब हम तो जानते हैं कि कैपिटल टी आया स्मॉल टी आया तो ऑब्वियसली प्लांट टॉल होगा, क्योंकि मेंडल के इलाके में टॉल वाला जीन डोमिनेंट था। पर ऐसा क्या किया इसने कि ये इस पे हावी पड़ गया। देखो, ये जो जीन है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक केमिकल है, वो क्या बनता है, प्लांट खुद बनाता है, ठीक है। अच्छा, पनीर सब्जी बनानी आती है, आती है, आती है, चाय बनानी आती है, आती है। चाय कैसे बनती है बताओ। पानी चाय 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 शक्कर। ठीक है, ठीक है, सुहानी बोल, पहले क्या लेना बेटा, पतीला, फिर अपने सिर को रखना स्टोव पे, फिर आग जलाना, तो पानी डालने जैसे बम पे बैठ जाना आग पे, ऐसे कि बम छिके छिके बम। तो सर चपाती। हाँ, मतलब पतीला लो, फिर अंदर पानी डालो, फिर अंदर वो चाय पत्ती डालो, थोड़ा उबालो, फिर दूध डालो, फिर शक्कर डालो, हाँ तो फिर तो चाय बन गई। फिर स्वाद के, बाकी सब स्वाद के अनुसार, चाय बन चुकी है, बाकी बाकी स्वाद अनुसार, राइट है, राइट, डन। ये मुझे अभी इसने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया ना कि चाय कैसे बनानी है। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए भी तो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे प्लांट को। भाई प्लांट के जिस पार्ट में ऑक्सीजन बनता है उसको कैसे मालूम कि ऑक्सीजन कैसे बनाना है। ये क्या लिखा है कि ऑक्सीजन के लिए ये करो ये करो, ये इस जीन के अंदर लिखा हुआ है, समझे। जीन कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग केमिकल। जैसे कि अगर मैं किताब लेके उसमें लिखा होता ना कि अच्छा राजमा चावल ऐसे बनाएं, पहले आधा किलो चावल ले, उसको अच्छे से धोएं, इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर लिखे, यहाँ देखो, इनके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे बनाना है। तो टॉल वाले प्लांट के अंदर ये इंस्ट्रक्शन है कि ऑक्सीजन को कैसे बनाना है। बात समझ में आई, अरे हाँ के ना, ओके, राइट है। अच्छा, तो बेटा ऑक्सीजन तो ये वाला भी बनाएगा, ऑक्सीजन तो ये वाला भी बनाएगा, आखिर में ये भी तो हाइट के रिस्पॉन्सिबल है। हाइट छोटी ही सही, पर कुछ तो हाइट है, अरे हाँ के ना, राइट है, अरे यस और नो। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर इसकी बात मानेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा, इसकी बात मानेंगे तो ऑक्सीजन कम बनेगा। बात समझ में आई, अरे हाँ के ना। तो फिर प्लांट बात किसकी मानेगा, देखो जरूरी नहीं होता है, इट डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। तो मेंडल जहां पे था उस एनवायरमेंट के हिसाब से जो प्लांट थे, ठीक है, उस, अब समझ, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। वड़ा पाव तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, दाल की जो दाल होती है, ठीक है, मैंने बहुत जगह दाल खाई है, पर मेरी दीदी के हाथ की दाल है ना बेटा, मैं वो स्वाद मेरे मुंह से जाता ही नहीं। मतलब लिटरली मैं है ना, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मैं कोई दाल पी जाऊं बेटा, पेट भर लूं उससे, इतनी पता नहीं क्या करते हो, आई डोंट नो। मेरे भाभी बनाए या मेरी मम्मी बनाए ना, आहा। तो सबके पास इंस्ट्रक्शन, सबके दिमाग में इंस्ट्रक्शन आगे से बनती है, सब वही बच्चे फॉलो करते हैं, पर फिर भी वो दीदी के हाथ में ऐसा क्या, आप समझे, इसका मतलब कुछ ऐसा है उनके अंदर कि वो एफिशिएंसी ज्यादा है उनकी। आप समझे नहीं समझे, जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझा रहे हैं, अलग अलग टीचर,
पर किसी एक के सेंटेंस आपको ज्यादा समझ आता है, हाँ यार आप समझे, तो उसे बोलते हैं अपन एफिशिएंसी। तो जो जीन ज्यादा एफिशिएंट होगा, राइट है, उसका उसकी हुकूमत चलेगी। अरे हाँ के ना। तो समझो, अगर ये एफिशिएंट निकला तो ये ऑक्सीजन ज्यादा बनाएगा, और अगर ये एफिशिएंट निकला तो ये ऑक्सीजन कम बनाएगा। तो जो जीन ज्यादा एफिशिएंट होता है, राइट है, ओके, वो डोमिनेंट बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? राइट, तो अब सुनो, एवरी जीन कंटेन एंजाइम्स, मतलब वो इंस्ट्रक्शन टू मेक सर्टेन केमिकल्स। इफ दैट एंजाइम इज एफिशिएंट, देन दैट पर्टिकुलर केमिकल, अच्छा, जब मैं बोलूंगा केमिकल मतलब प्रोटीन, अब मैं बोलूंगा प्रोटीन, ठीक है। अरे भाई, हमारे बॉडी में केमिकल सबसे मेन कंपाउंड क्या होता है बॉडी को ग्रोथ करने के लिए? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कैल्शियम की विथ हाइट हमको मसल भी चाहिए, राइट है, तो प्रोटीन कैल्शियम ये सबसे क्या होता है? एफिशिएंट होता है, राइट है। और सुनना, प्रोटीन जो होता है, देखो कैल्शियम को बाहर से मिल जाता है, पर जो प्रोटीन होता है तो बाहर से मिलता है नहीं। बाहर से मिलता है अमीनो एसिड, बाहर से मिलता है प्रोटीन। हम उसको तोड़ते हैं अमीनो एसिड में, तो हमारे बॉडी में क्या गया? अमीनो एसिड। उससे वापस से क्या बनाना है? प्रोटीन, राइट है। अब सुनना, तो जो इसके अंदर हाइट वाला एंजाइम है, ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन वाला प्रोटीन बनाएगा जो हाइट देगा प्लांट। अगर इसका वाला एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट हुआ तो ये ज्यादा ऑक्सीजन बनाएगा। So if the enzyme of a particular gene is more efficient, it will produce more amount of protein, result into more height. And if this is less efficient, तो वो क्या करेगा? वो कम अमाउंट में बनाएगा प्रोटीन, तो वो हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है इन दोनों के अंदर जो एंजाइम है, मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन है केमिकल फॉर्म में, है ना, वो एंजाइम के एफिशिएंसी पे। तो अगर ये एफिशिएंट हुआ तो ये अपना प्रोटीन ज्यादा बनाएगा, इसकी हुकूमत चलेगी। अरे हाँ के ना, ये ज्यादा एफिशिएंट हुआ तो ये प्रोटीन ज्यादा बनाएगा। तो इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द जीन। और इसको अगर समझना है तो आप समझ लो, खाने की जगह तो दो होती है, पर एक बहुत मत चलती है, एक यहाँ ग्राहक कम जाते हैं। क्यों? टेस्ट। बनती होंगी पर सब्जी बनती की है, समझे? ऐसे समझो, तो एक ज्यादा एफिशिएंट है, एक कम एफिशिएंट है। अरे हाँ क्या ना, ऐसे। चाय भी पियोगी आपने? चाय कभी नहीं पी? अच्छा, जैसे जो चाय पीते हैं, आपने महसूस किया कुछ कुछ लोग यहाँ की चाय बहुत मस्त बनती है और नेचुरली बाती है, और कुछ तो कैसी बनाते और खत्म हो गया। हैं, कौन ज्यादा है? कौन? कोई जीन डोमिनेंट क्यों है? अ जीन कंटेन एंजाइम, और अब डोंट राइट इंस्ट्रक्शन इन द एग्जाम, ओके, ऐसे समझाया। तो अ जीन कंटेन अ पर्टिकुलर एंजाइम टू क्रिएट अ पर्टिकुलर प्रोटीन, केमिकल प्रोटीन मतलब केमिकल, हाइट के लिए ये वाला प्रोटीन चाहिए, ये वाला केमिकल चाहिए, हार्मोन, जैसे हम हार्मोन बोलते हैं। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। सो एंड एवरी एंजाइम कंटेन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन टू मेक अ पर्टिकुलर हार्मोन और प्रोटीन, राइट। अब अगर वो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा अच्छे से होगा, तो वो ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। और वो कम होगा तो वो कम कम तो मतलब वो कम प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो कम करेगा तो जो दूसरा वाला है वो उससे ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर ये एफिशिएंट निकला तो इसकी बात मानी जाएगी, अगर ये एफिशिएंट नहीं निकला तो ये एफिशिएंट होगा। फिर दोनों में से कोई एक तो एफिशिएंट होता ही होता है, क्योंकि 100% मैच होता नहीं है ना बेटा। अरे हाँ क्या ना, नेचर में जानते हैं, इन नेचर देयर इज नो नथिंग लाइक एग्जैक्टली 50-50, ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ तो चेंज आता है, डीएनए कॉपी में भी हमने पढ़ा ही है। देयर विल बी सम चेंज, भले ही वो 0.001 का भी हो, ऐसा, ठीक है। तो एक चैप्टर अभी यहाँ खत्म। अब इसके बाद में अब अपने चैप्टर क्या बचा? रिप्रोडक्शन में सेकंड पार्ट बचा उसका, नहीं उसके कुछ बाकी है अभी ना, अभी तो वो ज्यादा अर्थ ऐसे वाले बाकी है। हाइट ज्यादा हाँ,